एनी बेसेंट एक महान समाज सुधारिका, महिला कार्यकर्ता, सुप्रसिद्ध लेखिका, थियोसोफिस्ट, राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष और प्रभावी प्रवक्ता थी। वे भारतीय मूल की नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने भारतीयों के हक के लिए लड़ाई लड़ी। भारत को अंग्रेजों की गुलामी से आजाद करवाने की लड़ाई में उन्होंने अपना पूर्ण समर्थन दिया और अपनी प्रभावशाली लेखनी के द्वारा भारतवासियों के अंदर आजादी पाने की भावना को जागृत किया। एनी बेसेंट ने 1914 में द कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया, ये 2 साप्ताहिक अपने आदर्श के प्रचार के लिए शुरू किए। 1916 में उन्होंने मद्रास में ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना की। एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक, इन्होंने होम रूल आंदोलन के द्वारा राष्ट्रीय आंदोलन को शानदार गति दी। इसके अलावा एनी बेसेंट ने महिलाओं एवं मजदूरों के अधिकारों के लिए भी अपनी आवाज बुलंद की। यही नहीं, वे राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष के पद पर भी सुशोभित हुई थी। उन्हें विमेन्स राइट्स एक्टिविस्ट के रूप में जाना जाता था। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल ग्लोबल 1000 में। हमेशा महिला अधिकारों के लिए लड़ने वाली महिला एनी बेसेंट 1 अक्टूबर साल 1847 में लंदन के एक मध्यम वर्गीय परिवार में एनी वुड के रूप में जन्मी थी। वह भारतीय मूल की नहीं बल्कि आयरिश मूल की थी। उनके पिता डॉक्टर थे। वहीं जब वह महज 5 साल की थी तब उनके सिर से पिता का साया उठ गया था, जिसके बाद उनकी मां एमिली मॉरिस ने उनकी परवरिश की थी। उनकी मां एक बेहद मेहनती महिला थी, जो कि अपने घर का खर्च चलाने के लिए स्कूल के बच्चों के लिए बोर्डिंग हाउस भी चलाती थी। घर की आर्थिक हालात बेहद खराब होने के बावजूद भी उनकी मां ने अपने दोस्त एलन मैरियट की देखरेख में एनी को शिक्षा दिलवाई। एनी पर अपने माता पिता के धार्मिक विचारों का काफी प्रभाव पड़ा था। वहीं एनी ने अपने जीवन के शुरुआती दिनों में यूरोप की यात्रा भी की थी, जिससे उन्हें काफी कुछ सीखने को मिला था। महान सामाजिक कार्यकर्ता एनी बेसेंट जी की शादी साल 1867 में फ्रैंक बेसेंट नाम के एक पादरी से हुई थी, लेकिन उनकी यह शादी ज्यादा दिनों तक नहीं चल सकी। शादी के करीब 6 साल बाद ही कुछ धार्मिक मतभेदों के कारण उन्होंने अपने पति से तलाक ले लिया था। तलाक के बाद एनी बेसेंट को भयंकर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा था। इसके बाद उन्होंने स्वतंत्र विचार संबंधी लेख लिखकर धन अर्जित करना शुरू किया। वहीं पति से तलाक के बाद एनी ने धर्म के नाम पर अंधविश्वास फैलाने के लिए इंग्लैंड के एक चर्च की प्रतिष्ठा पर भी तीखे प्रहार किए थे। इसके बाद एनी बेसेंट नॉर्थम्प्टन के लिए संसद के सदस्य के रूप में चुनी गई। वहीं इस दौरान कट्टरपंथी विचारों के लिए उनकी ख्याति विश्व स्तर पर फैल गई। एनी बेसेंट ने एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में खुले तौर पर महिलाओं के कल्याण और उनके अधिकार के लिए अपनी आवाज उठाई थी। इसके अलावा उन्होंने फैबियन समाजवाद, जन्म नियंत्रण, धर्मनिरपेक्षता और कर्मचारियों के अधिकारों के लिए अपने विचार प्रकट किए थे। एनी बेसेंट ने अपने स्वतंत्र विचारों को कविताओं, कहानियों, लेख और किताबों आदि के द्वारा व्यक्त करना शुरू कर दिया था। इस दौरान उन्होंने अपने सबसे करीबी दोस्त चार्ल्स ब्रैडलॉफ के साथ मिलकर जन्म नियंत्रण पर एक खूबसूरत किताब भी प्रकाशित की थी। उनकी इस किताब की वजह से उनकी लोकप्रियता लोगों के बीच और अधिक बढ़ गई थी। इसके बाद वे एक नेशनल सेक्युलर सोसाइटी की एक विख्यात लेखिका और वक्ता बन गई। और फिर करीब 1870 के दशक में एनी बेसेंट ने नेशनल रिफॉर्मर NSS समाचार पत्र में एक छोटे साप्ताहिक कॉलम के लिए एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाने एवं ईसाई धर्म द्वारा प्राप्त विशेष अधिकारों को समाप्त करने के उद्देश्य को लेकर लिखना शुरू कर दिया। एनी बेसेंट एक स्वतंत्र विचारों वाली एक प्रभावशाली महिला थी, जिनके वाक्पटुता के लोग मुरीद थे। पहले वे लंदन के एक विरोध प्रदर्शन के दौरान सार्वजनिक वक्ता के रूप में दिखाई दी। इसके बाद साल 1888 में एनी बेसेंट ने लंदन की मैच गर्ल्स की हड़ताल में अपनी सक्रियता दिखाई। इस दौरान उन्होंने महिलाओं के बेहतर वेतन एवं अन्य शर्तों के लिए अपनी आवाज उठाई। जिसके बाद महिलाओं की स्थिति में न सिर्फ सुधार हुआ बल्कि उनका वेतन भी बढ़ाया गया। वहीं साल 1888 में एनी मार्क्सवाद में शामिल हो गई और फिर एक उच्चतम एवं प्रभावशाली वक्ता के रूप में उन्होंने अपनी छवि बनाई। इसके बाद एनी बेसेंट ने अलग अलग जगह जाकर सार्वजनिक वक्ता के रूप में कई जगहों की यात्रा की और भाषण देने शुरू कर दिए। उनके भाषणों ने लोगों पर काफी अधिक प्रभाव छोड़ा। उन्होंने अपने भाषणों के माध्यम से न सिर्फ कई सामाजिक मुद्दों को उठाया बल्कि सरकार से समाज में विकास, सुधार और स्वतंत्रता की मांग की।
अपने भाषणों में सामाजिक मुद्दों को शामिल करने की वजह से उनकी ख्याति धीमे धीमे पूरे विश्व में फैलने लगी। एनी बेसेंट पर कुछ समाजवादी संगठनों ने काफी प्रभाव डाला था, जिसके चलते वे राजनीति में शामिल हुई। इसके बाद उन्होंने आयरिश के किसानों को उनका हक दिलवाने के लिए बोलना शुरू कर दिया। इसके साथ ही एनी बेसेंट ने आयरिश होम रूलर्स के साथ अपने रिश्ते और अधिक मजबूत किए। फिर उन्होंने अपनी राजनीतिक सोच के साथ फैबियन समाजवाद पर सार्वजनिक भाषण लिखना और देना शुरू कर दिया। इस तरह ये राजनीतिक गतिविधियों में दिखाई दी। जबकि भारतीय राजनीति में वे साल 1914 में अपने जीवन के 6वें दशक में शामिल हुई थी। एनी बेसेंट ने मद्रास में दूसरी होम रूल लीग की स्थापना की थी, जबकि होम रूल लीग की पहली स्थापना बाल गंगाधर तिलक द्वारा पुणे में की गई थी। आपको बता दें कि स्वराज प्राप्ति एवं सरकार में और अधिक राजनीतिक प्रतिनिधित्व प्राप्त करने के उद्देश्य से होम रूल की स्थापना की गई थी। एनी बेसेंट द्वारा शुरू किया गया यह आंदोलन कांग्रेस की राजनीति का नया जन्म माना जाता है। एनी एक पुस्तक की समीक्षा के दौरान साल 1875 ईस्वी में थियोसॉफिकल सोसाइटी की संस्थापक मैडम ब्लावाट्स्की से मिली थी। आपको बता दें कि इस सोसाइटी की स्थापना संपूर्ण विश्व में सभी राष्ट्रों के बीच प्रेम और भाईचारे को बढ़ाने के लिए की गई थी। एनी बेसेंट साल 1889 में थियोसॉफिकल सोसाइटी की सदस्य बन गई और इसके एक साल बाद उन्होंने 1890 में फैबियन सोसाइटी और मार्क्सवाद से अपने रिश्ते तोड़ दिए। फिर साल 1891 में थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक एवं लेखक ब्लावाट्स्की की मृत्यु के बाद एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी के सदस्य के रूप में साल 1893 में भारत यात्रा पर आई और भारतीय मूल की न होते हुए भी भारत की आजादी के लिए अंग्रेजों के खिलाफ चलाए भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया। इसके बाद साल 1908 में उन्हें थियोसॉफिकल सोसाइटी का अध्यक्ष बना दिया गया था। इस दौरान उन्होंने धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक सभी क्षेत्रों पर ध्यान दिया और थियोसॉफिकल शिक्षा के लिए भारत के लोगों को बढ़ावा देना शुरू कर दिया। वहीं चेन्नई में उनके सम्मान में थियोसॉफिकल सोसाइटी के पास बेसेंट नगर भी बसाया है। महिलाओं और मजदूरों के अधिकारों के लिए अपनी आवाज बुलंद करने वाली एनी बेसेंट ने भारत को अंग्रेजों के चंगुल से आजादी दिलवाने की लड़ाई में भी अपना पूरा सहयोग दिया। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान चलाए गए कई आंदोलन में एक साहसी महिला की तरह अपनी सक्रिय सहभागिता निभाई थी। एनी बेसेंट भारतीय मूल की नहीं थी, लेकिन जब 1893 में वे पहली बार अपनी भारत यात्रा पर आई तो वे भारतीय संस्कृति और परंपरा से काफी प्रभावित हुई और फिर उन्होंने भारत में ही रहने का निश्चय किया। इस दौरान उन्होंने भारत में महिलाओं की स्थिति को सुधारने के काफी प्रयास किए और अपने बुलंद एवं प्रभावशाली भाषणों से भारतीयों के अंदर आजादी पाने की अलख जगाई थी। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उन्होंने आजादी की मांग करते हुए कई प्रभावशाली लेख लिखे। इसके साथ ही उन्होंने न्यू इंडिया न्यूज़पेपर के एडिटर के रूप में भी क्रूर ब्रिटिश शासकों के अत्याचारों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की। यही नहीं, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान उन्हें जेल की यातनाएं भी सहन करनी पड़ी थी। हालांकि उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ देश के कई राष्ट्रवादी समूहों ने इसका विरोध किया था, जिसकी वजह से उन्हें जल्द ही रिहा कर दिया गया था। भारतीय मूल की न होकर भी एनी बेसेंट ने भारतीयों की स्वतंत्रता के लिए जमकर संघर्ष किया और भारत में मजदूरों, महिलाओं के अधिकारों, जन्म नियंत्रण अभियान और फैबियन समाजवाद जैसे कई कारणों के खिलाफ भी अपनी आवाज बुलंद की। साल 1916 में बाल गंगाधर तिलक के बाद उन्होंने भारत में दूसरी बार होम रूल लीग की स्थापना की और स्वराज प्राप्ति की मांग की। इस लीग ने कांग्रेस की राजनीति को नई दिशा प्रदान की। इसके बाद साल 1917 में एनी बेसेंट को राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनाया गया। इसके अलावा इन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष होने का भी गौरव प्राप्त है। उन्होंने इस दौरान देश के विकास के लिए कई काम किए थे। एनी बेसेंट थियोसॉफी से संबंधित एक धार्मिक यात्रा पर भारत आई थी, लेकिन फिर वे न सिर्फ भारतीय संस्कृति में रम गई, बल्कि वे भारत की स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हुई और देश की प्रमुख नेता बनी। एनी बेसेंट भारत की एक महान स्वतंत्रता सेनानी, राजनेता होने के साथ साथ एक प्रसिद्ध समाज सुधारक भी थी, जिन्होंने न सिर्फ इंग्लैंड में बल्कि भारत में भी मजदूर और महिलाओं की हक की लड़ाई लड़ी और देश में फैली कई सामाजिक बुराइयों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की। इसके अलावा उन्होंने भारत में महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए
साल 1913 में वसंता कॉलेज की स्थापना की। इसके अलावा उन्होंने धर्मनिरपेक्षता एवं शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए केंद्रीय हिंदू कॉलेज की स्थापना की, जो कि बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का केंद्रक बन गया। एनी बेसेंट अपने जीवन के अंतिम दिनों में काफी बीमार हो गई थी, जिसके चलते उन्होंने 20 सितंबर 1933 को ब्रिटिश भारत के मद्रास प्रेसिडेंसी के अडियार में अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ली। उनकी इच्छानुसार उनका अंतिम संस्कार बनारस की गंगा नदी में किया गया था। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आपको यह कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसे ही और वीडियोस के लिए बने रहिए ग्लोबल 1000 के साथ।